निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल से लेंस बन सकता है, कांच से भी लेंस बन सकता है, प्लास्टिक से भी लेंस बन सकता है, इसीलिए मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। सही आंसर आपका डी। अगला नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? सबसे पहली बात कि P बराबर आपको दिया हुआ है प्लस में 1 डायऑप्टर, यानी एक डायऑप्टर है आपका, इसीलिए हम लोग फोकस दूरी निकालेंगे F बराबर 1/P, तो ये हो जाएगा आपका 1/1, यानी हो जाएगा 1, यानी 1 मीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है, इसीलिए 1 मीटर बराबर जो होता है आपका होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर उत्तल में प्लस में हो जाएगा, इसलिए दोनों आंसर सही है, लेकिन एक में इसको चॉइस में माइनस लिखना चाहिए, तो इसीलिए सही आंसर सी है, क्योंकि यहाँ पर माइनस होना चाहिए। तो अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का यानी किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? लेंस के मुख्य फोकस पर नहीं रखेंगे, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, यानी फोकस दूरी रहेगा उसके दुगनी दूरी पर, तो ये हो सकता है, क्योंकि आगे भी हम लोग चॉइस पढ़े, अनंत पर लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, तो आपका सही आंसर है बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। चूँकि आंसर दिया हुआ इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सीखना। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, लेंस है और दर्पण भी है, दोनों में -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा होना चाहिए? दोनों अवतल होना चाहिए, दोनों उत्तल होना चाहिए, तो दोनों अवतल होना चाहिए, क्योंकि माइनस में है तो दोनों अवतल होगा, इसीलिए सही आंसर ए हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है सबसे सड़ा हुआ क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? और सबसे पहला बात तो दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसमें भी दर्पण काट दिया जाए। सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो स्नेल के नियम से था कि म्यू या आपको n बराबर साइन आई बटा साइन आर, यही वाला मेन हो जाएगा, तो आपका सही आंसर साइन आई बटा साइन आर ए। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जो होता है इस तरह का होता है, यानी सभी जगह समान मोटाई का नहीं, बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा, तो बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं, गलत बात। फिर किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन n, यहाँ पर m लिखना चाहिए, क्योंकि आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है। आवर्धन m बराबर जो होगा, लेंस में आवर्धन m बराबर प्लस v बटा u होता है, माइनस नहीं होता, और दर्पण में जो होता है वो माइनस में होता है, तो इसीलिए लेंस पूछेगा तो v बटा u केवल, और दर्पण तो -v बटा u, तो इसीलिए v बटा u, ई v बटा u नहीं, ई भी नहीं, ई भी, यानी सही आंसर डी। अगला नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी f बराबर जो होता है f बराबर r/2 होता है, यानी f के मान यहाँ से अगर निकाला जाए तो r इधर कर दिया जाए तो f बराबर r/2 ये हो सकता है, ये f बराबर 2/r गलत है, f ये भी गलत, ये भी गलत, यानी सही आंसर ए। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है निर्गत कोण।
सही आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। यानी एफ बराबर 1 मीटर दिया हुआ है तो क्षमता यानी निकालना है पी बराबर 1/एफ। एफ के स्थान पर अगर 1 रख दिया जाए तो आपका हो जाएगा पी बराबर 1 डाईऑप्टर। यानी 1 डाईऑप्टर 1 मीटर उत्तल लेंस है तो प्लस में होना चाहिए, तो इसीलिए माइनस वाला नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ये भी नहीं, 1 डाईऑप्टर होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण में काल्पनिक एक ही स्थिति में बनता है। इस बात को समझा जाए। अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा, कई लोग आवर्धित मतलब नहीं समझते, आवर्धित मतलब बड़ा। अवतल दर्पण ये हो गया, यहाँ पर हो गया पी, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। तो काल्पनिक और सीधा एक ही स्थिति होता है एफ और पी के बीच। यानी आप कह सकते हैं कि फोकस के बीच तो यहाँ है दर्पण, यानी ये दर्पण हो गया, तो दर्पण और फोकस के बीच, दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो अगला नंबर हम लोग पढ़ेंगे, इसका सही आंसर ए था। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। सीधा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा होगा और छोटा होगा। तो अवतल दर्पण में सीधा होता है लेकिन बड़ा होता है, काल्पनिक सीधा बड़ा, उत्तल दर्पण में छोटा होता है, यानी उत्तल दर्पण आपका सही होगा। अवतल दर्पण नहीं, समतल में बराबर होता है, तो सही आंसर ए। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण को क्या कहा जाएगा। इस बात को समझा जाए। अवतल दर्पण है अभिसारी अपसारी दोनों तो कभी नहीं होगा। तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, लेकिन यहाँ पर दर्पण में उल्टा होता है। अवतल दर्पण है तो अभिसारी दर्पण हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है यानी दर्पण के उल्टा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होगा छोटा काल्पनिक। प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा और काल्पनिक, यानी बड़ा कभी नहीं होगा। आवर्धित माने बड़ा, वास्तविक तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसीलिए काल्पनिक एवं छोटा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक केवल अवतल में ही बनता है, समतल में नहीं होगा, उत्तल और इन नहीं, यानी अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया निम्नलिखित में किसमें बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब अवतल में बनता है, क्योंकि उत्तल में छोटा बनता है, इसलिए बड़ा वास्तविक हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी सही आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। अवतल नहीं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, काल्पनिक और बराबर, तो वास्तविक नहीं होगा। काल्पनिक हो सकता है, कभी काल्पनिक कभी वास्तविक, तो कभी काल्पनिक गलत है, इसलिए सही आंसर आपका हो जाएगा बी। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित मतलब कि बड़ा, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल में तो छोटा बनता है, समतल में बराबर बनता है, अवतल में बड़ा हो सकता है, अवतल में बड़ा बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होना चाहिए। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होना चाहिए, वास्तविक उल्टा होता है, तो सही आंसर सीधा। किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा हो जाएगा उत्तल दर्पण। जब भी आभासी छोटा या काल्पनिक छोटा बोले तो उत्तल दर्पण आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक उत्तल दर्पण, उत्तल रहेगा तो माइनस में हो जाएगा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी के क्या कहते हैं, यानी फोकस दूरी कहेंगे, अर्थात कह सकते हैं फोकसांतर, यानी यहाँ पर कह सकते हैं
फोकसांतर। अगला नंबर क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी में संबंध क्या होगा, यानी f बराबर जो होता है r/2 होता है। f बराबर r यानी f बराबर r/2 शुरू में ही है, चॉइस ए। हजामत बनाने में प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने या दाढ़ी बनाने पूछ सकता है, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, ये भी अवतल दर्पण। सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह अवतल होता है। सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह कैसा होता है, अवतल, यानी सही आंसर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है रोगियों जो है नाक, कान एवं गले की जांच करने के लिए डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, जिससे वस्तु बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, हल्का। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा जब भी किसी वस्तु को जल में डुबा दिया जाए, यानी लेंस को जब जल में डुबा दिया जाता है तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। उत्तल है तो अवतल के जैसा भांति अवतल की के जैसा कार्य करता है, तो इसमें हो जाएगा कम जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि दर्पण का उल्टा होता है, तो वास्तविक और उल्टा, तो ये वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है जब बिंब फोकस पर रहता है, नहीं फोकस पर नहीं रहता, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, अनंत पर नहीं होगा, फोकसांतर दुगनी दूरी पर ये भी नहीं, यानी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता यानी P बराबर आप कह सकते हैं P बराबर 1/f होता है। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी की दुगनी, फोकस दूरी की दुगनी नहीं है, फोकस दूरी के बराबर नहीं, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अगला नंबर है उत्तल लेंस में जब वस्तु को, यानी बिंब माने वस्तु, जब उत्तल लेंस जब वस्तु को उत्तल लेंस में जब वस्तु को दू के बीच रखा जाता है, दू के बीच, क्या जब वस्तु दू के बीच, तब बना प्रतिबिंब कैसा होगा, F2 होना चाहिए, F2 के बीच, ऐसा ही होना चाहिए, F2 के बीच, तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस को क्या कहा जाता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस को क्या कहा जाता है। दो वक्र से जो घिरा हुआ ठोस रहेगा उसको क्या कहेंगे, यानी इस तरह का वक्रीय, इस तरह का हो या ऐसा भी हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमको बोलेंगे उत्तल लेंस या अवतल लेंस, या बोल सकते हैं गोलीय लेंस। इस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो दूर, दीर्घ माने दूर, दूर दृष्टि दोष में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। 2 अक्षर के लेंस में 3 अक्षर के चश्मा लगाया जाता है, उत्तल लेंस। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी क्या होगा। बिंब की दूरी माने वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, कभी भी धनात्मक नहीं होगा। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतहें होती है। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी सतह समतल, नहीं गलत बात, लेंस की दोनों सतहें समतल होती है, नहीं, लेंस की 2 वक्र सतहें होती है, इसीलिए लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। क्योंकि ये लेंस हो गया तो कहीं ना कहीं इधर गोल और इधर कहीं ना कहीं गोल हुआ होगा, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ और यहाँ।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, तो इसके वक्रता त्रिज्या क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो वक्र आर बराबर क्या होगा? तो 2f हो जाएगा, यानी इसको 2 से गुना कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी, इसकी फोकस दूरी क्या होगा? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 28 सेमी, आर बराबर आपको दिया हुआ 28, तो एफ बराबर आर बटा 2, यानी 28 को 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। सही आंसर सी। 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर बिंब रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आपसे पूछ रहा है, यानी सीधा सीधा है। सबसे पहला नंबर हो गया अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण यहाँ पर ही हो गया P, यह हो गया F और यह हो गया C। फोकस दूरी 10 है तो यहाँ पर 10, जितना ये होगा इतना ये भी होगा, यानी ये भी 10 हो गया। 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखा गया है, यानी 10 और 10 यहाँ पर वस्तु रखा है, तो C पर वस्तु रखेंगे तो CA पर बनता है, बराबर बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनेगा, यानी C पर का C पर ही बनता है। दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। एक गोलीय दर्पण की एक गोलीय दर्पण से एक गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन क्या होगा? यानी इसको निकालना है, यानी इसका अगर निकाला जाए, ये गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखे बिंब, यानी u बराबर जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर माइनस में लिख दें। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर उसी ओर बनता है, यानी v बराबर हो गया -30 सेंटीमीटर, तो आवर्धन क्या होगा? यानी -v बटा u से हम लोग सेट कर देंगे, तो -v यानी ये हो गया 30 बटा इधर हो जाएगा 5, और ये माइनस माइनस था तो ये उलट जाएगा, लेकिन ये को पहले से माइनस यहाँ पर एक और है तो इसीलिए -6 × 30, यानी -6 सेंटीमीटर इसका आंसर होना चाहिए। सही आंसर बी होगा। एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई है। एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई, यानी u बराबर -30 सेमी। लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसका आप लोग अगर इसमें दिमाग लगाया जाए, 30 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी u बराबर आपका 30 सेमी दे दिया, 30 सेंटीमीटर माइनस में हमेशा लिखते हैं। उसके बाद लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा आधी हो जाएगा, यानी सी आंसर सही है। इसको हल करने के बाद एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो लेंस की क्षमता क्या है? इस सेंटीमीटर में है, इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब भी सेंटीमीटर में होता है उसको पहले मीटर में चेंज करना होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी धनात्मक है, ठीक है, लेकिन इसको मीटर में अगर लाएं तो ये हो जाएगा, अगर इसको मीटर में लाएं तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 20 × 25 100, यानी 1/5। इसकी क्षमता करेंगे तो ये उलट जाएगा, तो ये 5 डाईऑप्टर प्लस में आ जाएगा। ये 5 डाईऑप्टर अगर प्लस में है तो ये सी आंसर सही, सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, और क्या, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी क्या है? एक
प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रतियोगिता को जरूरत है किसके? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। वही पर्दा यानी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी होना चाहिए। ए और बी, यानी ए और बी दोनों भी हो सकता है, क्योंकि दर्पण तथा बिंब माने वस्तु भी होता है, तो ए और बी दोनों आंसर सही है। तो ए और बी सही बात है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण प्रवर्तक, अगर मान लीजिए कोई भी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह या अवतल दर्पण हो गया, परावर्तक सतह ही पूरा है, इसके व्यास को क्या कहेंगे? इसका द्वारक कहा जाता है। तो इसमें दिया हुआ है जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, वृत्ताकार व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है, यानी गोलीय दर्पण का द्वारक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी? तो सबसे पहली बात है कि उत्तल है तो प्लस में होना चाहिए, तो प्लस में जो नहीं है उसको हटा दिया जाए। फिर 32 है तो 16 ऐसे ही हो गया। नेक्स्ट नंबर हो गया, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा होना चाहिए। जब भी ऋणात्मक हो तो वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर या बाहर की ओर, इनमें से तो दोनों होना चाहिए कि अंदर की ओर भी हो सकता है, बाहर की ओर। यानी गोलीय ऐसे या अवतल, अगर हम बाहर से रंग दिए तो अवतल दर्पण हो गया, अगर अंदर से रंग देते हैं तो उत्तल दर्पण हो जाता है। अंदर और बाहर दोनों की ओर वक्रित होना चाहिए। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अंदर की तरफ वक्रित रहेगा, ये अंदर की तरफ वक्रित है, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित तो उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। बाहर की तरफ वक्रित होगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला नंबर हो जाएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? दर्पण का कहा जाता है गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को परावर्तक पृष्ठ, अच्छा ठीक, गोलीय दर्पण के परावर्तक की जो पृष्ठ है इसके केंद्र को क्या कहा जाता है? यानी इसमें मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? उसका ध्रुव कहते हैं। यानी इसका हो जाएगा सही आंसर बी। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो सी से। वक्रता केंद्र को हमेशा सी से डिनोट करते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक होता ही नहीं, इसलिए मात्रक विहीन। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आवर्धन m बराबर लिखें तो ये माइनस भी बटा यू तो हो गया, लेकिन दोनों जो हम लोग मीटर में लाएंगे, यानी m बराबर इसका मात्रक m मीटर होगा, इधर भी मीटर, ये कट जाएगा तो एक आ जाएगा, और एक कोई मात्रक नहीं होता, इसीलिए मात्रक विहीन होता है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो लेंस में फोकस दूरी उत्तल लेंस के धनात्मक हो जाएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र से तो उसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये सही आंसर सी, गोलीय दर्पण ही है
इसके ध्रुव हो गया और यहाँ पर सी हो गया, इसे गुजार देंगे तो इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। सूर्य सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। अच्छा, जल उठता है तो क्या जल सकता है? कागज, पत्थर, लोहे के चूर्ण, बालू का कण। नहीं, पत्थर तो और लोहे के चूर्ण से कैसे जलेगा, यानी ये कागज जल जाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, दर्पण का गोलीय दर्पण के परावर्तन, देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी था। गोलीय दर्पण के परावर्तन सतह यानी परावर्तक जो सतह है, इसके व्यास को क्या कहते हैं? इसको द्वारक कहते हैं, रिपर्चर कहते हैं। अगला नंबर है, टार्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अग्रदीप माने सर्च लाइटों में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर कहेगा तो उत्तल दर्पण। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे लेंस कहा जाता है। एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो तो उसे लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को हमेशा अभिसारी लेंस कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। कभी भी कोई भी लेंस होगा यानी अवतलीय लेंस अगर बनाए तो इसके 2 वक्रता केंद्र, कहीं ना कहीं गोल हुआ होगा पहले, तब ये ऐसे है, यानी यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी हुआ होगा। अगला नंबर हो जाएगा, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? अगर यह अवतल लेंस है तो जो केंद्रीय, यहाँ से अगर प्रकाश गुजारेंगे तो सीधे निकल जाता है। केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन होगा, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो ये क्या होगा? कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। कागज सुलगेगा तो पक्का धुआं भी उत्पन्न होना चाहिए, तो इसका ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होता है, यानी फोकस होते हैं? ये कई बार सवाल आ चुके हैं। लेंस में मुख्य 2 फोकस होते हैं। लेंस में मुख्य 2 फोकस होते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस के क्षमता का SI मात्रक होता है डायऑप्टर। इसका SI मात्रक एक और होता है मीटर के पावर -1, यानी कह सकते हैं ये 1/मीटर, मीटर के ऊपर टेल देंगे तो ये -1 में चल जाएगा। ये भी एक मात्रक है, ये डॉक्टर लोग ये बनाए हैं, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो इसको डायऑप्टर बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा जो है धनात्मक होना चाहिए, होता भी है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। ये न्यूटन के अनुसार प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस 20 हो गया। एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी इसको निकालने की बातें हैं। इसमें आपको दिया हुआ है F बराबर 20 सेंटीमीटर। F जो दिया हुआ है यहाँ पर 20 हो गया, अवतल है तो माइनस में लिख देंगे,
30 सेमी की दूरी पर वस्तु है, यानी u बराबर -30 हो जाएगा। f इससे उसके बाद तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर v बराबर अगर हम लोग निकालें 1/v बराबर, ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। इस पर मान रख के आप लोग बना लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका सी ए। दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर वस्तु की ओर, दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर दर्पण की ओर यहाँ पर लिखा है दूरी पर वस्तु की ही ओर, दूरी पर दर्पण की ही ओर, थोड़ा सा ठीक है, तो ये वस्तु की ही ओर मारेंगे क्योंकि दर्पण की ओर थोड़ा सा शब्द उल्टा पुल्टा हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेमी पर बनता है। देखिए इसमें समझना है कि दर्पण के सामने 60 सेमी की दूरी पर वस्तु, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर, यानी u बराबर -30 लिखना है, दर्पण के पीछे 60 सेमी पर बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है, भी जो बनता है 60 सेमी पर पीछे, 40 सेमी पर पीछे बनता है, तो इसको प्लस में लिखना। तो प्रतिबिंब की फोकस दूरी आप f बराबर फार्मूला लगा के निकाल लेंगे तो आपको आंसर एकदम रियली में आ जाएगा। ऐसे ही रखना है। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा बी। हल करेंगे तो आपको आ जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो 10 हो जाएगा, आधा होता है उसका। f बराबर r/2। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, किरण आरेख नहीं, किरण आरेख नहीं होगा, किरण पुंज तो किरणों के समूह को कहते हैं, उसे दीप्तमान वस्तु कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे दीप्तमान वस्तु कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, पथ रास्ता दर्शाने वाले चित्र को प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला नंबर है, आवर्धन का सही मात्रक पीछे भी आया था, इसका सही मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता है, यानी इनमें से कोई नहीं। क्यों होता है ये भी बताया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक होना चाहिए, वास्तविक कभी नहीं होगा, यानी हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होना चाहिए, यानी अगर फोकस दूरी f बराबर अगर हम लोग निकालें तो ये 1/2 हो जाएगा, दशमलव में लिखेंगे तो ये आधा 0.5। अब उत्तल है कि अवतल ही पता नहीं, तो इसके लिए आपको चूँकि अब माइनस में होगा कि प्लस में, तो दोनों हो सकता है। अब चॉइस में भी दिया हुआ है 0.5 मीटर, यानी माइनस वाला और प्लस वाला। सबसे पहले तो ये दोनों सेंटीमीटर वाला नहीं होगा, माइनस और प्लस दोनों आंसर हो सकता है, और माइनस में दिया है इसलिए यहाँ पर अवतल लेंस लिखना चाहिए, तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ, अवतल लेंस की क्षमता ऐसे लिखना चाहिए, इसलिए डी आंसर हो जाएगा 0.5 मीटर। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा, तो वाई का तो 0.00 होता है, कांच का भी नहीं, बर्फ हीरा का सबसे ज़्यादा होता है 2.42, बहुत अधिक होता है। अगला नंबर है, निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, किसी भी दूरी पर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर सीधा बनेगा, सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण कैसा होना चाहिए, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, किसी भी दूरी पर हमेशा सीधा ही बनेगा, तो सीधा बनेगा तो उत्तल में भी बनता है सीधा, अवतल में भी सीधा बनता है, लेकिन सभी दूरी पर नहीं बनता।
उत्तल में हमेशा सीधा ही बनता है और समतल में भी सीधा बनता है। तो या तो समतल अथवा उत्तल होना चाहिए। ये आंसर गलत है, ये नहीं होगा। डी, या तो समतल या तो उत्तल, क्योंकि उत्तल में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है और अवास्तविक नहीं बनता, उसमें उल्टा नहीं बनता, छोटा बनता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है कांच में, निर्वात में। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब आ गया नया लेसन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो दूर बिंदु आपको ध्यान रखना अनंत होता है। निकट बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। अगला है अभिनेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है पश्चिमाभि द्वारा। इसको पश्चिमाभि द्वारा ही परिवर्तन कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिकतम होता है? स्पेक्ट्रम यानी आप कह सकते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, यानी सबसे अधिक झुकाव जो होगा बैगनी का होगा। बैजानी है पिनाला। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, तो निकट नहीं देखेगा इसका मतलब दूर देख सकता है। जो देखता है वही दोष होता है, तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता। नहीं, लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, हमेशा उत्तल लेंस, और ये प्रोटीन का बना होता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब में से किस भाग पर बनता है? तो सभी लोग जानते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन मस्तिष्क में काल्पनिक, सीधा और बड़ा देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना को प्रदर्शित करता है टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन में निलंबन के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। जिसको दूरदृष्टि दोष है तो वो दूर की वस्तु को देख सकता है, इसीलिए सही आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता। निकट दृष्टि जो दोष है वही दिखता है, यानी निकट दृष्टि दोष है तो निकट दिखाई पड़ेगा, निकट को अच्छी तरह से देख सकता है, दूर को नहीं देख। जो दोष है वही दिखता है। अगला नंबर है, निम्नांकित निम्न क्या लिखा, चित्र क्या सूचित करता है? चित्र तो है ही नहीं है। दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि, या चित्र बना होगा तो इसीलिए दीर्घ दृष्टि दोष का चित्र बना हुआ होगा, इसीलिए ए आंसर दे रहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, आंख व्यवहार करती है, आंख व्यवहार करती है हमेशा उत्तल लेंस की भांति। सामान्य नेत्र के आसपास न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। हमेशा सेंटीमीटर ध्यान रखना है, चूँकि 25 सब में भी हो सकता है, और डेसीमीटर ये सब लगा सकता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल, निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल, और दूर में उत्तल, और जरा दृष्टि बायोफोकल या द्विफोकल, अवैधुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा होता है? 2 अक्षर के है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। 2 अक्षर के दोष में 3 अक्षर का चश्मा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि अवतल, निकट में अवतल, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। जरा दृष्टि दोष दूर करने
के काम में लाया गया लेंस होता है। ज़रा माने हो गया निकट और दूर दोनों दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए बायोफोकल या द्विफोकल भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, यानी 7 रंग होते हैं इसमें वर्ण। अगला नंबर, श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म में सोकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, तो सबसे अधिक विचलित होगा लाल, कम विचलित होता है पीला, बैगनी हो जाएगा। सबसे अधिक विचलित होगा तो बैगनी हो जाएगा। तो अगला नंबर हो गया, जब श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम विचलित होगा यानी लाल, सबसे कम विचलन होता है लाल का। जब प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, इसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म का अपना गुण है, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, ये सही बात है। प्रिज्म का कोई ऐसा गुण नहीं कि 7 रंग में बांट देगा, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्णों के विचलन का किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। प्रिज्म की सतहों से किरण का विचलन होता है। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से प्रवेश करता है, ये सही बात है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्गों में बढ़ जाती है, क्योंकि प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। नहीं, प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है। प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। हाँ, सभी रंगों का जो किरणों का विचलन हो 7 रंगों का अलग अलग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो गया, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है तो इसकी क्षमता क्या होगी। सबसे पहले सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल लीजिए, यानी हम इसको अगर सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करें, 20 सेंटीमीटर को मीटर में, तो ये 1/20 25 100 यानी 1/5 आ जाएगा। इसकी क्षमता क्या होगा, तो प्योर 1/f यानी 1/5, 5 ऊपर चल जाएगा तो 5 डाईऑप्टर। 5 डाईऑप्टर उत्तल लेंस तो प्लस में होना चाहिए, और प्लस में होगा तो प्लस है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारका या आइरिस। जो आँख में जो रंगीन भाग होता है परितारका या आइरिस, जो बाहर से अधिकतर लोगों को काला दिखाई पड़ता है, बड़ा वाला गोल बड़ा काला, तो उसके ऊपर जो होता है पारदर्शी झिल्ली होता है, इसको कॉर्निया कहते हैं। तो 3 रंग का भी हो सकता है, काला, नीला, ये सब हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, तो इसीलिए परितारका या आइरिस। किस दृष्टिदोष का उत्तल उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। जरा दृष्टिदोष, ये जरा दृष्टिदोष। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग को जो है अधिक प्रबलता से परिकिरणित करता है, तो नीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकिरणित करता है, इसीलिए आकाश यानी श्वेत आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। मानव नेत्र कार्य करता है दूरबीन की भांति नहीं, कैमरा की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति, इनमें से सभी, तो कैमरा की भांति।
प्रकाश से एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। सही बात है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसका कोई रंग नहीं होता है। कॉर्निया ही कहते हैं। इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो इसको ए और बी दोनों है, तो इसीलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों। स्वच्छ मंडल या स्वच्छ मंडल कहते हैं। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो केवल कॉर्निया कहते हैं। स्वच्छ मंडल तो हो गया। हाँ, नहीं, स्वच्छ मंडल नहीं होना चाहिए, कॉर्निया ही मेन होना चाहिए। कॉर्निया। नेत्र गोलक की आकृति लगभग कैसा होता है? नेत्र गोलक की आकृति कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक संरचना, उसे परिचारिका या आइरिस कहते हैं। परिचारिका नियंत्रित करती है पुतली के साइज को। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परिचारिका या आइरिस। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है ए पुतली। ये पुतली नियंत्रित करती है। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? ये रेटिना में होती है। शंकु कोशिका, क्षण कोशिका रेटिना में। विद्युत युक्त सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ये प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। सिग्नलों की व्याख्या होती है मस्तिष्क में। मोतियाबिंद की स्थिति जब होती है जब क्रिस्टलीय दूधिया हो जाता है, कि धुंधला हो जाता है, लेंस निकाल करके दूसरा लेंस लगाया जाता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरणित करता है? तो वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण होता है नीला रंग को अधिक परिकिरणित करता है, तो नीला। इसका सही आंसर नीला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो न्यूटन ने। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में बनेगा, सुबह और शाम। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 3 × 3 × 8 8 8 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये 7 है तो गलत है। ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई पड़ता है? तो 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है। किसके कारण दिखाई पड़ता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? प्रकाश की चाल अधिकतम होगा तो निर्वात में होगा, यानी निर्वात नहीं तो फिर हवा होना चाहिए। हवा। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है वायुमंडल। वायुमंडल। अगला नंबर हो जाएगा प्रकाश का परिकिरण कणों को बनाता है दृश्य। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला नंबर टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है पूर्ण रूप से कहाँ देखा जा सकता है? तो ए में, जंगलों में। इसे देखा तो सभी जगह जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से टिंडल प्रभाव जंगलों में देखा जा सकता है। सही आंसर ए हो जाएगा। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत हो? अगर वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का परिकिरण की घटना नहीं होती, तो इसीलिए काला दिखाई पड़ता।
अधिकतम ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश दिखाई पड़ता है काला। अब पृथ्वी पूछ देगा तो हो जाएगा नीला। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो ये लाल रंग का होता है, लाल डी। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? समय आकाश कैसा दिखता है? ये रक्ताभ। सूर्य कैसा दिखता होना चाहिए? तो सूर्य लाल दिखता है, आकाश तो नीला दिखता है। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। खैर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? इसको कोलाइड कहा जाता है, कोलाइड। निलंबन को कोलाइड कहते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों के प्रकाश के परिकिरण की घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये अच्छा प्रश्न है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर? प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन भी कह सकते हैं। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इनमें से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग होता है परितारका या आइरिस। कॉर्निया का कोई रंग नहीं होता, रेटिना का भी नहीं पुतली का। रंगीन भाग होता है परितारका या आइरिस। काला, भूरा या नीला। तरंगधारी को समानता एंगस्ट्रम में व्यक्त कर सकते हैं। तरंगधारी को सामान्यतः व्यक्त किया जा सकता है किसमें? कैंडेला में नहीं, जूल में नहीं, एम्पियर में कैसे होगा? एंगस्ट्रम में। तरंगधारी को हमेशा एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। आंसर सी गलत दिया हुआ। अगला नंबर है विद्युत। ये विद्युत, एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो ये होता है, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो ये आपका सही आंसर है। 6 × 10⁻⁸ ना, ये गलत है, बढ़िया से गलत है। 6.25 10⁻18 यही होना चाहिए। ये आंसर गलत है इसमें। नेक्स्ट, एक एमीटर परिसर इतना है तो इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एम्पियर का आवर्तक मान कितना होगा? सबसे न्यूनतम मान जो हो जाएगा 0.01, इसको भाग देने की बात है। 10/300 यानी हो जाएगा 3/10 30। 3 से तो 10 दिया 30, यानी 1/100 हो गया। तो ये हो जाएगा 1/100, तो ठीक है 0.01। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलाम होता है। कूलाम। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल/1 कूलाम। सही आंसर बी है। आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। इनमें से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो P = VI। P = VI तो होता है, I² नहीं होता है, तो ये नहीं निरूपित करता है, यानी सही आंसर ये है। P फार्मूला होता है VI। P I² भी होता है, और भी होता है। P VI, P V/R, V²/R भी होता है। ये फार्मूला इतना मन है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? आवेश बटा समय, तो आवेश हो जाएगा 120 बटा समय। 1 मिनट को अगर सेकंड में करेंगे तो 20, तो 60।
120 बटा 60, तो 60 दूनी 120, यानी ये 2 एम्पियर आ जाएगा। किस उपकरण में धन और ऋण नहीं होता, तो कुंडली में नहीं होता। इसमें सही आंसर सी हो जाएगा। विद्युत लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होना चाहिए? बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन रहे अथवा यह अति भारण रहे। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो? प्रतिरोध क्या होगा, यानी R बराबर अगर लिखें तो V/I ओम के नियम से, यानी 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 110, यानी 20 सही आंसर। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े पर तुल्य प्रतिरोध जो होगा NR हो जाएगा। अगला नंबर है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध इतना है, तो इतना 220 वोल्ट के विद्युत धारा लेगी, उसका मान क्या होगा, तो 4 एम्पियर। उसका धारा का मान जो हो जाएगा, धारा यानी I बराबर V/R, V/R, तो 55 से अगर भागा देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? ओम मीटर होता है। ओम मीटर, ये ओम बटा मीटर है, इसलिए ये नहीं ओम मीटर है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। दिश धारा नहीं, प्रत्यावर्ती धारा। ये प्रत्यावर्ती धारा सही आंसर है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या होगा? R बराबर V/I, R बराबर V/I होना चाहिए। सही आंसर सी, R बराबर V/I, क्योंकि V बराबर होता है IR ओम के नियम से, तो R बराबर V/I।